And the murky Kerala cyanide murder cases have created ripples in the state. Many find it hard to believe that a woman known to be family-oriented, well-respected and liked could be a cold-blooded killer. And the police are finding it hard to contain the crowds as they take the suspect around to reconstruct the crime. On top of the walls, on the streets, hundreds of people gathered all around in rural Kozhikode, booing, shouting. Wanting to get a glimpse of 47-year-old Jolly Amma Joseph, suspected of killing 6 members of a family over the span of 14 years, which includes her former husband's as well as her current husband's families. Jolly is being now taken around to various places in Kozhikode by a huge team of around 100 police personnel for evidence collection. Among the hundreds of people who follow Jolly just to get a glimpse of her are also people who drove from different districts of Kerala. For all of them, this is a shock that someone who is seen locally as well respected, family oriented, could commit such crime. Hello guys, I'm Asarpe and welcome back to another case study with me. You're only gonna see few more videos in this room. Background बहुत जल्दी change होने वाला है, so be prepared for that. Don't worry though, I'm gonna take Gojo with me only cause I know a lot of you like him. मेरे reviews का राज अगर कोई मेरे से पूछता था, I would just say Gojo. Today finally मैं एक Indian case cover कर रहा हूँ. And ये case कुछ ज़्यादा ही active था 2019 and 2020 में, तो तुम में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा. With the story name of Cyanide Killer, southern part of India. केरला में थॉमस फैमिली जिसमें 10 मेंबर थे, उनमें से 6 मेंबर्स की मिस्टीरियस डेथ हुई थी, विच इंक्लूडेड अ 2-year-old चाइल्ड एल्फाइन. एंड ये सारी की सारी मौत, सारे के सारे इंसिडेंट्स 14 साल के स्पैन में हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002. जब इन 6 फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई थी तो डॉक्टर्स ने एंड बाकी लोगों ने भी इन्हें ये चीज कह के ओवर रूल कर दिया था कि ये सारी की सारी डेथ नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई, विच मोस्टली इंक्लूडेड हार्ट अटैक. पर 14 साल में इन 6 लोगों में से सिर्फ एक आदमी की बॉडी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए दी गई थी एंड उस रिपोर्ट में ये पाया गया था दैट ही वाज पॉइजन. उन्हें साइनाइड के छोटे डोजेस से बहुत लंबे पीरियड तक पॉइजन करा गया था एंड इस बारे में दूसरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ पता नहीं था. एंड इन द सेंटर ऑफ दिस होल केस was one alleged suspect, a wife who faked her entire life. But for what reason? So let's learn a little more about today's case revolving around Jolly Amma Joseph. October 4, 2019, कोड़ाथाई, केरला. कोड़ाथाई में लोकेटेड लॉर्ड्स माथा चर्च के पास एक सेमेटेरी है जहां 4 अक्टूबर को आम दिन से कुछ ज्यादा भीड़ थी. वहां पे पुलिस, कैमरामैन, न्यूज आर्टिकल एंड 3 एम्बुलेंस जमा थी. इस सेमेटेरी के गेट के पास खड़ा हुआ एक विटनेस कैस्केट की तरफ इशारा कर रहा था एंड पुलिस वर्कर्स ने इस विक्टिम की बात सुनते हुए 6 बॉडीज को वहां से बाहर निकाला. क्योंकि ये 6 बॉडीज एक ही फैमिली की थी तो ये सारे के सारे कैस्केट या फिर ये सारी की सारी कबर एक दूसरे के बगल में ही थी एंड ये सारी कबरें थी थॉमस फैमिली. पुलिस एंड मीडिया दे स्टार्टेड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड पुलिस के साथ जो विटनेस खड़ा था वो हर एक बॉडी का नाम और डेट ऑफ डेथ बता रहा था. फर्स्ट वन वाज अन्नमा थॉमस जिनकी डेथ 2002 में हुई थी एंड ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें बहुत पहले बरी कर दिया गया था तो उनके कैस्केट से सिर्फ हड्डियां बाहर निकली बिकॉज शी वाज बरीड फ्रॉम 2002 टू 2019. तो और कुछ वहां बचेगा भी क्या. बट अन्नमा was the first one from Thomas family who died. अन्नमा जी की डेथ कुछ अजीब वे में हुई थी. एक दिन वो अपने घर के बाद नॉर्मली ऐसे टहलने गई थी. जब वो गेट से वापस अंदर घर आई तो उन्होंने एक ग्लास पानी का पिया एंड पानी पीने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगी एंड उन्हें चक्कर से आई. She was stumbling and trying to keep herself up एंड चलते चलते वो अपने घर के एंट्रेंस पे जाकर गिर गई. जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आया था एंड इट इजंट दैट अनकॉमन इतने बुजुर्ग आदमी का हार्ट अटैक आना. तो फैमिली मेंबर्स दे डिड नॉट लुक फर्दर इनटू इट एंड उन्हें वापस लाकर दफना दिया गया. दूसरे कैस्केट में अन्नमा थॉमस के हस्बैंड टॉम थॉमस की बॉडी थी जिनकी डेथ अन्नमा से 6 साल बाद हुई थी in 2008. So 11 years from 2019 जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा था. टॉम थॉमस he was older than अन्नमा and वो 65 साल की उम्र में गुजर गए थे. बट टॉम की डेथ भी एग्जैक्ट सेम वे में हुई थी. उन्हें भी बेचैनी हुई पर वो अपने कमरे में ही थे. So he wasn't doing any physical work. वो अपने बेड से नीचे गिरे and he was rushed to the hospital जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली. डॉक्टर्स उनकी डेथ का कुछ कॉन्क्रीट रीजन नहीं दे पाए पर फैमिली मेंबर्स को ये लगा कि सेम मॉम की तरह ही
डैड की डेथ हुई है, so it must be a heart attack only. So Tom was also brought back from the hospital and उन्हें भी अन्नमा के बगल में दफना दिया गया। थर्ड कैस्केट में अन्नमा एंड टॉम के बेटे रॉय थॉमस की बॉडी थी, जिनकी डेथ 2011 में हुई थी। अपने पेरेंट्स के मरने के 4 साल बाद रॉय की डेथ हो गई थी। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट वाज कि रॉय की डेथ भी एग्जैक्ट सेम वे में ही हुई थी। रॉय को चक्कर आए, वो गिरा एंड फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब रॉय को चक्कर आए थे तो वो बात कर पा रहा था, पर हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हो गई। सो दिस वाज द थर्ड डेथ इन द फैमिली व्हिच हैपेंड इन एग्जैक्ट सेम वे। इस पॉइंट पर फैमिली में क्वेश्चंस उठने लगे। रॉय हैड एन अंकल मैथ्यू मंजादियल जो कि अन्नमा के भाई थे। सो स्पेशली रॉय के अंकल मैथ्यू ने शक करा कि घर में 3 डेथ्स एग्जैक्ट तरीके से कैसे हो सकती है। दिस वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस एनीमोर। अन्नमा एंड टॉम दोनों ही 60 एंड 65 साल्स के थे, पर टॉम तो अभी जवान था एंड रॉय की कोई पास में नेगेटिव मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं। सो मैथ्यू ने पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम करें। नाउ देयर होल फैमिली ट्राइड टू कन्विंस अंकल मैथ्यू कि ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है। कौन आदमी कब चला जाए ये किसी को भी नहीं पता रहता है। सिली एंड जॉली जो कि इस घर की बहू थी, एक्चुअली जॉली रॉय की बीवी थी, उन्होंने भी मैथ्यू अंकल को ये समझाया कि रॉय की बॉडी को काटा जाएगा, राइट, दैट्स व्हाट पोस्टमार्टम मीन्स। उसकी बॉडी को छाना जाएगा एंड देयर फैमिली कुड नॉट बेयर विद दैट थिंग, बट मैथ्यू ही वाज सेट ऑन इन फाइंडिंग द ट्रुथ। एंड मैथ्यू अंकल ने बहुत गुस्से में पूरे परिवार से लड़ाई करी एंड रॉय की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एंड जब रॉय की बॉडी पोस्टमार्टम में गई, दिस इज वेयर दिस केस गॉट इंटरेस्टिंग। रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जब वापस आई तो उसमें यह लिखा था, रॉय थॉमस's body had small to medium signs of poisonous material, quantity and type yet not identified, amount of material used not identified. अब घर में एरी सा एटमॉस्फेयर हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने ढंग से रिपोर्ट नहीं बनाई थी एंड पुलिस ऑल्सो कुड नॉट वर्क ऑन अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस, तो रॉय का केस बंद करा दिया गया था। पर अगर रॉय की बॉडी में सच में कोई पॉइजन था तो उसे ये पॉइजन दिया किसने? 4th and 5th कैस्केट्स मैथ्यू एंड एल्फाइन के थे, जिनकी डेथ 2014 में कुछ मंथ के गैप्स में हुई थी। एल्फाइन टॉम थॉमस के भाई के बेटे की बेटी थी एंड व्हेन दिस पुअर किड डाइड शी वाज जस्ट 2 years old. मैथ्यू आल्सो डाइड इन द सेम एग्जैक्ट वे एज अन्नमा, टॉम एंड रॉय। वो ही मैथ्यू जिन्होंने रॉय की पोस्टमार्टम के लिए जिद करी थी एंड वो ही मैथ्यू जिन्हें रॉय की मौत पर शक था। पर क्योंकि मैथ्यू एज के थे तो उनकी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुई एंड उन्हें भी वापस लाके दफना दिया गया। एक्चुअली एल्फाइन एक अकेली ऐसी थी इस घर में जिसकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई। शी वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बॉटल when suddenly she choked on it and passed away. It is still very sad though क्योंकि एल्फाइन एक इतना प्यारा नाम है एंड मैंने छोटी बच्ची की भी फोटो लगाई होगी, so you must have seen कि कितनी प्यारी बच्ची थी वो। And she died when she was only 2. सिली एंड साजू एल्फाइन के मॉम एंड डैड थे and she was their first born. एंड बस 2 साल की उम्र में इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे मर के चली गई। It's like really sad. जो लास्ट कैस्केट था उसमें एल्फाइन की माँ सिली सकारिया की बॉडी थी, जिनकी डेथ 2016 में हुई थी अपनी बेटी के मरने के 2 साल बाद। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें अभी तक पैटर्न दिख ही गया होगा। सिली की डेथ भी एग्जैक्ट सेम वे में हुई थी, एग्जैक्ट सेम वे एज टॉम, एग्जैक्ट सेम वे एज अन्नमा, एग्जैक्ट सेम वे एज रॉय एंड एग्जैक्ट सेम वे एज मैथ्यू। जैसे ही सिली की बॉडी को बाहर निकाला गया, ये सेमेटरी, ये कब्रिस्तान पूरा कैमरा फ्लैशेस से भर गया एंड बस धीरे धीरे हसल बसल की आवाज आने लगी। एंड ये सब कुछ बस एक ही क्वेश्चन के लिए हो रहा था। इतनी भीड़, इतने पुलिस, इतनी बड़ी फॉरेंसिक टीम वहां बस एक ही क्वेश्चन का आंसर जानने आई थी कि आखिर थॉमस फैमिली में 6 लोगों की मौत एक ही रीजन की वजह से कैसे हो सकती है। डेथ रिपोर्ट्स में ये कहा गया था दैट ऑल ऑफ देम डाइड थ्रू नेचुरल एक्ट, पर कुछ फैमिली मेंबर्स को एंड कुछ नेबर्स को भी, कुछ लोगों को ये शक था कि हर एक आदमी एक ही तरीके से एक ही फैमिली में कैसे मर सकता है। समथिंग इन दिस केस was not adding up. Now that we have understand कि 6 लोग कैसे and कब मरे, we need to back up a bit. I totally understand कि ये थोड़ा confusing हो सकता है, कौन किसका भाई था, कौन किसका बेटा था, ये सब जानना थोड़ा confusing हो सकता है। तो केस को पूरी तरीके से अनवाइंड करने से पहले हमें थॉमस फैमिली ट्री समझना पड़ेगा। In this family 6 people collapsed, but Thomas family had 10 members in it. Head of this family were Tom and Annamma, जिनके 2 बेटे थे, रोजो एंड रॉय थॉमस। रॉय केरला में अपने पेरेंट्स के पास ही रहता था, पर रोजो यूएस पढ़ने गया था, जिसकी वजह से उसका काम, उसकी जॉब एंड उसका घर भी यूएस में ही था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रोजो अपनी फैमिली से पूरा ही कट ऑफ था। ही स्टिल केयर फॉर हिज फैमिली, ही यूज्ड टू कॉल देम एवरी सिंगल वीक एंड वो साल में 1-2 बार घर वापस जरूर आता था। अन्नमा का एक भाई था मैथ्यू, जिन्होंने ही रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कहा था, एंड जॉन का एक भाई
जैकरिया इसी फैमिली के साथ रहता था. बट सैडली आई कुड नॉट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन जैकरिया और एनी फोटो ऑफ हिज. कमिंग बैक टू रॉय, एज आई सेड कि रॉय टॉम एंड अन्नमा का बेटा था एंड ही वाज मैरिड टू जॉली जोसेफ. एंड लास्टली टॉम के भाई जैकरिया का भी एक बेटा था, साजू, who was married to Silly and had a daughter, Alphine. जो सेमेटेरी में विटनेस खड़ा था, जो हर एक बॉडी का नाम एंड डेट ऑफ डेथ बता रहा था, वो रोजो था. अपनी फैमिली में इतने डेथ्स देखने के बाद वो यूएस से वापस आया एंड ही आस्क्ड टू स्टार्ट दिस होल इन्वेस्टिगेशन अगेन. रोजो ने ही ये इन्वेस्टिगेशन वापस शुरू कराई थी. सिंस द फर्स्ट डेथ 17 साल बाद in 2019, he knew his family very well and he knew this thing, that none of them could die in these kind of conditions, as all of them were very healthy and all of them were very active people. तो पुलिस ने पूछा रोजो से कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ, and to answer this he told the police कि मेरी फैमिली मेंबर्स नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं मरे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स का मर्डर हुआ है by someone within the family. To understand this case fully, we need to talk about a very important member of this family, Jolly Amma Joseph. Jolly Joseph एक बहुत ही अच्छे घर को belong करती थी. Until her early 20s, everyone in her neighborhood used to just idolize her. वो होता है ना कि हर एक पड़ोसी का जो शर्मा जी का बेटा होता है उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं. She was the so Jolly was the शर्मा जी का बेटा और बेटी in this case. Jolly पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. वो हमेशा चर्च जाती थी एंड चर्च मेंबर्स के साथ वो चैरिटी एंड सोशल वर्क भी करती थी. शी वॉज कंसिडर्ड वेरी प्रिटी by her neighbors की आंटी. She was so good at studies that she became a professor at NIT University. And पहले जॉली के नेबर्स ने सोचा कि ओ ये घूस देकर एक प्रोफेसर बन गई. As Jolly came from a very well off family and उसे बचपन से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो नेबर्स को ये लगा कि पेरेंट्स ने घूस देकर इसे एक प्रोफेसर बना दिया. But Jolly just stood for herself and she told everyone कि वो अपनी काबिलियत से एक प्रोफेसर बनी है. So yeah, describing her essay, you must have also felt this thing कि Jolly she was an all-rounder and she was really a catch. I mean, she was doing चैरिटी वर्क, वो सुंदर थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी, वो एक प्रोफेसर थी, और क्या चाहिए किसी को. एंड यही सेम चीज रॉय ने भी सोची थी. एंड 1997 में रॉय एंड जॉली की शादी हो गई थी एंड उसके बाद जॉली अपने इन लॉज टॉम एंड अन्नमा के घर में रहने लगी. एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, थॉमस फैमिली, they were absolutely rich. All of them were either professor or they used to work for government and they owned multiple lands in their area. They all almost lived together. And मैं almost इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स कभी कभी वहाँ रहने आते थे and वहाँ से फिर चले जाते थे. But all 10 of them, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, they lived together and this was the house that they lived in. I mean, देखने से ही पता चल रहा है कि कितना अच्छा घर है. Just the size of that house, okay? I can guess कि लैंड कॉस्ट भी कितना ज़्यादा होगा इसके लिए, क्योंकि घर इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर ज़मीन भी उतनी बड़ी रहेगी, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट घर बनाने का कॉस्ट. टॉम थॉमस was an elected administrator and अन्नमा was a retired teacher. एंड उन दोनों ने ही ये घर बनाने में पूरी फैमिली की मदद करी थी. एंड बाय मदद आई मीन फाइनेंशियली. बाकी लोगों ने भी इस घर को बनाने में मदद करी थी बट ज्यादातर फंड्स इन दोनों से ही आए थे. एवरीथिंग इन द बिगिनिंग सीम्ड वेरी गुड फॉर जॉली. वो एक नए घर में आई है जहाँ उसे सब प्यार करते हैं एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. एज यू नो कि उसके घर में एक के बाद एक लोग मरने लग गए ओवर द स्पैन ऑफ 14 ईयर्स. जॉली अपने नेबर से ये कहती थी कि हमारे घर पर किसी की नजर लग गई है, हमारे परिवार पे किसी का श्राप लगा है, पर सच्चाई ये नहीं थी. इन 2017 रॉय के मरने के 6 साल बाद Jolly decided to marry again. You can't really blame her. She was in her early 30s and अभी उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ बाकी थी. So उसके घर वाले भी ये चीज़ के लिए मान गए थे कि yeah, you can remarry. If you have a boyfriend या फिर अगर तुम किसी से प्यार करती हो या फिर तुम किसी को अच्छा मानती हो, so just let us know. पर शादी के लिए Jolly ने कोई बॉयफ्रेंड या फिर बाहर का आदमी नहीं ढूंढा. She wanted to marry Roy's cousin साजू. एंड साजू की पहले से एक फैमिली थी. He had a wife, he had a child. I don't know if it is weird or not, but I find it so weird कि तुम अपने मरे हुए पति के भाई से शादी करना चाह रहे हो. थोड़ा सा सुनने में भी अजीब सा लग रहा है मुझे. I mean, yeah, he was Roy's cousin, ऐसा ब्लड वाला भाई नहीं था, but still. And this whole marriage thing wasn't out of the blue. Saju also liked Jolly, and that too for quite a while now. So yeah, in 2017 उन दोनों की शादी हो गई. Even though उनके बचे हुए फैमिली मेंबर्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर साजू ने सोचा that he was all alone and Jolly was also alone. So maybe people will understand in few months. अब साजू और जॉली के शादी होने के टाइम पर रोजो भी वही था. रोजो रॉय का वही भाई है जो बाहर यूएस पर रहता था. I know it's confusing. And discussion होने पर he asked his part in family property. पर जॉली ने रोजो को ये कहा
कि इस घर की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, विच वॉज ऑड क्योंकि रोजो को पक्का याद था दैट फैमिली प्रॉपर्टी वॉज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल 3 ब्रदर्स इक्वली। पर फिर रोजो ने जब खुद से विल देखी देन ही फाउंड आउट कि मरने से 3 महीने पहले रोजो एंड रॉय के डैड एंड इस घर के हेड टॉम थॉमस ने उनकी फैमिली की विल चेंज कर दी थी। एंड नाउ दिस न्यू विल स्टेटेड दैट होल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस एंड 2 अदर लैंड्स were to be given to जॉली। How was this possible? रोजो को अब जॉली पर शक होने लगा। वो सबको ये बोलता कि जॉली ने ही हमारे घर वालों को कुछ करा है, वरना इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड थे डैड इतने साल पहले बनी हुई उनकी विल को उनके डैड बस मरने से 3 महीने पहले क्यों चेंज करें? एंड सीरियसली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, जो प्रॉपर्टी 3 भाइयों में प्रॉपरली डिवाइड हो रही थी उनके मरने से पहले टॉम थॉमस ही डिसाइडेड कि ये चीज नहीं होनी चाहिए एंड ये पूरी प्रॉपर्टी एंड मेरे 2 लैंड बस मेरी बहू को जानी चाहिए। बट अदर फैमिली मेंबर्स दे सेड दैट रोजो वाज बीइंग ग्रीडी एंड बाय क्वेश्चनिंग देयर विल ही वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग द डेड। रोजो तुम्हें बस सारी प्रॉपर्टी अपने लिए चाहिए, इसलिए तुम जॉली पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। शी लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट 6 years ago. You need to pay more respect. You are too greedy for this property. रोजो के खिलाफ उसकी खुद की फैमिली टर्न हो गई थी एंड ऑल ही आस्क्ड फॉर वाज दैट कि ये प्रॉपर्टी प्रॉपरली तीनों भाइयों में डिवाइड होनी चाहिए एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हिज डैड्स ओरिजिनल विल। बट समथिंग अबाउट जॉली एंड समथिंग अबाउट द वे जॉली स्पोक टू हिम मेड हिम फील अनकंफर्टेबल। उसे ऐसा लगने लगा कि जॉली जितना ज्यादा अच्छा बनती है एक्चुअल में वो उतनी अच्छी है नहीं। सो रोजो स्टार्टेड टू डिग एंड ही वाज राइट। जब रोजो ने अपनी तरफ से खोजबीन शुरू करी तो उसे यह पता चला कि जॉली एक्चुअल में एक प्रोफेसर है ही नहीं। जॉली नेवर वर्कड इन NIT यूनिवर्सिटी, वो बस इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने का ढोंग कर रही। रोजो कुड नॉट बिलीव दिस थिंग। जॉली ने वहां अपेरेंटली 17 साल काम करा था, सो ही कुड नॉट बिलीव इट। तो रोजो NIT गया एंड उसने वहां के प्रोफेसर एंड डीन से पूछा कि क्या यहाँ कोई जॉली जोसेफ नाम की कोई भी लेडी क्या यहाँ कभी भी काम करती है या काम करती थी, जिसके लिए उन सब ने एक ही चीज बोली, नहीं। द डीन ऑफ NIT हैड नेवर हर्ड दिस नेम, जॉली जोसेफ। तो जॉली रोज सुबह उठकर 17 साल तक जाती कहाँ थी? और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रोजो को यह पता चला कि कभी कभी जॉली NIT आती थी एंड कैंटीन एरिया में घूमकर, कभी कैंपस में घूमकर वापस चली जाती थी। तो कभी जॉली मॉल्स में घूमती थी एंड शी हैड ऑल्सो बॉट अ फ्लैट फॉर हरसेल्फ जहां वो अपना ज्यादातर टाइम बिताती थी। शी इवन फोर्ज्ड एंड फेक हर NIT सर्टिफिकेट्स एंड NIT फैकल्टी बैज। इमेजिन करो 17 साल तक रोज सुबह उठकर घर से बाहर निकलना है जस्ट टू होल्ड ऑन टू दिस झूठ। आई एम टोटली अवेयर विद दिस थिंग कि लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, अपने झूठ को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, पर जॉली ने ये चीज 17 साल करी। हर सुबह 8 बजे रोज घर से बाहर निकलना एंड रोज इस डर में रहना कि कोई उसे घर से बाहर देख ना ले। रोज घर वापस आना एंड रोज घर वापस आके कुछ कहानी बनाना कि उसने उस दिन क्या करा। जब रॉय जिंदा था तो रॉय उससे पक्का पूछता होगा कि तुम्हारा आज कॉलेज में दिन कैसा गया, या फिर जब साजू उसके साथ था तो साजू उससे पक्का पूछता होगा कि तुम्हारा आज दिन कैसा गया। सो एवरी सिंगल डे फॉर 17 years शी जस्ट लाइड टू एवरीवन। इतना एनर्जी वेस्ट एंड इतना टाइम वेस्ट, वो भी किस चीज के लिए? आई एम 100% श्योर दैट रॉय वुड हैव अंडरस्टैंड। आई मीन ही वाज अ टीचर टू, सो ऐसा तो नहीं था कि वो जॉली को पैसे कमाने के लिए फोर्स कर रहा था। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मनी, वेयर वाज शी गेटिंग ऑल ऑफ दिस मनी फ्रॉम? घर में प्रोफेसर की सैलरी हर एक महीने लाना, उसके फ्लैट के एक्सपेंसेस, उसके ट्रैवल के एक्सपेंसेस, उसके नॉर्मल खर्चे, वो ये सारा का सारा पैसा लाती कहां से थी? पर रोजो को जॉली के मनी के बारे में कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। थोड़ा और घर में पूछने पर रोजो को अपने भाई रॉय की ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी मिली। एंड इफ यू फॉरगॉट, देयर अंकल मैथ्यू वाज द वन जिन्होंने इस ऑटोप्सी रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा था। एंड इस रिपोर्ट में एक बहुत छोटा सा झूठ था जो जॉली ने बोला था। उस रिपोर्ट में ये लिखा था दैट रॉय हैड राइस एंड करी द नाइट बिफोर ही डाइड। पर जॉली ने सबको ये बताया था कि रॉय के मरने से एक रात पहले उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। एक्चुअली ही डिड नॉट इवन ईट इन द मॉर्निंग। व्हाई डिड शी लाई अबाउट सच a small thing? But the weirdest part in that report was कि ये जो पॉइजन रॉय की बॉडी में था वो सिर्फ उस ही दिन नहीं आया था, ये पॉइजन उसकी बॉडी में कई महीनों से था। रोजो अब फुल्ली कन्विंस था कि जॉली का सबकी डेथ में कुछ ना कुछ तो हाथ है। तो उसने सारे एविडेंसेस गैदर करे एंड वो पुलिस के पास दोबारा गया एंड पुलिस ने इस केस को दोबारा रीओपन करा। एंड नाउ वी गेट टू द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, जब रोजो सेमेटेरी के बाहर पे एक एविडेंस के रूप में खड़ा था एंड अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के नाम एंड डेट ऑफ डेथ बता रहा था। दिस थिंग हैपेंस नॉर्मली ऑल्सो, बट थॉमस फैमिली के केस में भी ये चीज सच है। जब भी किसी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है
एंड पुलिस इन्वॉल्व हो तो उस फैमिली में हर एक आदमी से डेथ का डिस्क्रिप्शन लिया जाता है जस्ट टू पेंट अ पिक्चर कि आखिर में ये आदमी मरा कैसे। बट 2019 में ये केस रीओपन होने के बाद जब पुलिस ने जॉली से वापस पूछताछ शुरू करी तो पुलिस को जॉली की स्टोरी में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी दिखी। सबसे पहली चीज जो वियर्ड थी वो ये थी कि उसकी प्रेजेंट में बताई हुई स्टोरी उसके पास में बताई हुई स्टोरी से मैच नहीं हो रही थी। एंड सेकेंडली वेरी कन्वीनियंटली जो उसने प्रेजेंट में स्टोरी बताई उन सारे डिस्क्रिप्शन में जॉली मरने वाले आदमी के कहीं भी पास में नहीं थी। पुलिस फाउंड 50 डिस्क्रिपेंसीज इन हर स्टेटमेंट। 14 साल इंसिडेंट के बाद 17 साल एक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद फाइनली जॉली का सच बाहर आ रहा था। दिस होल इंटरव्यू, दिस होल ऑटोप्सी, एवरीथिंग वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन इंडियन न्यूज चैनल्स। You are with the big story here. I'm Seher Zama. In the top focus, deadliest serial murders that have rocked India. This is Kerala's cyanide murders case, which is getting only further murkier as investigations proceed. Our team at Mirror Now on ground to her neighborhood. Further insight into the accused's life. Dolly Amba's neighbors claim that they are still in a state of shock. They are still yet to come to terms with the thought that a calculated, cold-blooded murderer was living right next door for years. I'm standing right in front of the house where Jolly Joseph managed to kill 3 people of the same family. Her mother-in-law, her father-in-law and her husband Roy Thomas. In 2002, 2008 and 2011. In total, she managed to kill 6 people from the same family. So now, पुलिस did not want to leave this case unsolved क्योंकि उन पे फाइनली मीडिया का प्रेशर था एंड उन पे फाइनली पब्लिक का प्रेशर भी था। एक सुंदर, वेल एजुकेटेड एंड वेल मैनर्ड लेडी, अ वाइफ एंड अ डॉटर, क्या वो सच में पूरे परिवार को बस प्रॉपर्टी के लिए मार सकती है? एट दैट टाइम एवरीवन हु न्यू अबाउट दिस केस they wanted to know answer of this question. So finally after 17 years police they took strict action. Jolly still stood by her story जो भी उसने 2017 से 2019 में बताई, but बहुत प्रेशर में आने के बाद after being seriously interrogated by police Jolly gave in and वो पुलिस से finally सच बोलने लग गई, the whole dark truth about her plan with Thomas family. अन्नम्मा थॉमस was the head of this house. जो भी वो बोलती थी इस घर में वो ही फॉलो होता था, जैसे कि उनका हर एक शब्द एक पत्थर की लकीर थी। पर जॉली को ये पसंद नहीं था। जॉली को इस घर में कंट्रोल गेन करना था, बट बिकॉज हर मदर इन लॉ वाज सो बॉसी, अन्नम्मा थॉमस का इतना कंट्रोलिंग होने की वजह से Jolly started to despise and Jolly wanted Annamma out of her way. So Jolly pretended to be this beautiful, well-mannered daughter-in-law. वो घर के काम में मदद करती थी, वो अपने सास ससुर के लिए खाना बनाती थी, पर ये खाना ही इस पूरी फैमिली की डेथ का रीजन बन गया था। जॉली हर एक मील में बहुत कम अमाउंट में एक केमिकल मिलाती थी, पोटेशियम साइनाइड, एंड ये पोटेशियम साइनाइड उसे एक आदमी ज्वेलरी शॉप से ला कर देता था। पोटेशियम साइनाइड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ज्वेलरीज एंड इट इज अ वेरी डेंजरस केमिकल फॉर श्योर। पोटेशियम साइनाइड का एक अनकंट्रोल्ड डोज एक आदमी को सिर्फ कुछ सेकंड में ही मार दे। पर अगर तुम साइनाइड को 2 mg 3 mg ऐसी कम मात्रा में दो तो इट बिकम्स अ स्लो करोडिंग पॉइजन, जिसके बारे में जॉली को पता था। तो सबसे पहले जॉली ने अपनी मदर इन लॉ को रास्ते से हटाने के लिए साइनाइड यूज करा, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर एटीट्यूड। फिर उसने सेम साइनाइड अपने फादर इन लॉ टॉम के लिए यूज करा, because after Annamma died, the control was moved to Tom Thomas. जॉली ने यह भी एडमिट करा कि बहुत अच्छा बिहेव करके उसने अपने फादर इन लॉ को प्रॉपर्टी उसके नाम साइन करने के लिए कन्विंस कर दिया था। She really was very evil and she really manipulated everyone. Third, she gave cyanide to her husband Roy. Roy and Jolly were married, पर जॉली ने ये कहा था कि उसे एक हमेशा से एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए था, who was a man, who was manly and who could handle her, someone exactly like Saju. So she started to flirt with Saju बिना रॉय को पता चलते हुए। पर फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि अगर वो साजू से शादी करने के लिए रॉय को डिवोर्स करेगी तो लोग उसे evil समझेंगे। So she started to give cyanide to Roy. उसके बाद she laid her eyes on Matthew uncle, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जॉली पर शक करने लग गए थे। जब पोस्टमार्टम में यह पता चला कि रॉय की बॉडी से पॉइजन निकला है तो जॉली बहुत डर गई थी
उसे लगा कि कहीं जॉली का जो साइनाइड डीलर था उसे अगर मैथ्यू अंकल ने पकड़ लिया तो वो जॉली का पूरा राज उनके सामने खोल देगा. And that's why she acted nice in front of him, cooked him food and gave him cyanide with the food. Yeah, I know what you're thinking, but she did not stop there. रॉय के मानने के बाद जॉली एंड साजू की जो ये प्राइवेट मीटिंग्स थी, उनकी फ्लर्टिंग एंड ये प्राइवेट मीटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बारे में साजू की बेबी शेली को पता चल गया था. पर उसने कुछ कहा नहीं. She just took her daughter and she stayed quiet. And कहीं ना कहीं साजू was also second guessing. उसे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, मैं ये क्या कर रहा हूँ. तो जॉली ने ये सोचा कि अगर मुझे साजू चाहिए तो मुझे इसकी बीवी को मारना पड़ेगा. एंड अगर साजू की बेटी भी बची रही तो इसका पूरा ध्यान सिर्फ इसकी बेटी पर जाएगा और ये मेरे से कभी शादी नहीं करेगा. सो शी किल्ड both of them. इसीलिए 2014 में 2016 में जितनी भी डेथ्स थी वो इतने जल्दी हुई थी. First she killed Matthew, then she killed Alphine, and फिर completely साजू को अपना बनाने के लिए she finally killed his wife Silly also. पहले वो हर एक आदमी को मारने से पहले 3 या 4 साल का गैप लेती थी. But at the end she just became so impatient that she could not hold it anymore. So if you think about it, to get someone else's man, to get Saju, she did not even spare a 2-year-old child. क्योंकि जॉली ने हमेशा हर एक आदमी को पॉइजन करने के लिए साइनाइड यूज करा. So in media this case was also mentioned as द साइनाइड किलर. जब ये केस बाहर आया एंड जॉली को अरेस्ट करा गया तो बहुत लोगों ने साजू पर भी क्वेश्चन उठाए दैट फॉर श्योर वो उसकी मदद कर रहा था. क्या उसे सच में जॉली के बारे में नहीं पता था? बट साजू केम आउट एंड ही टोल्ड एवरीवन दैट ही रियली डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट जॉली. ജി മരിച്ച് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ജോളി എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ട്, വളരെ അർജൻറ്റ് കാര്യമാണ്, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലീവ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ലീവ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങനെ ജോളി പറഞ്ഞു മറ്റേ സിജോയും പിന്നെ സിലിയുടെ മറ്റ് ചില ബന്ധുക്കളും അവരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല, അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പറഞ്ഞു. മോനുവിനൊരു അമ്മയാവും, നമ്മൾ 2 കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനുവിന് ആ ദുഃഖമായിട്ട് അമ്മ പോയതിൻ്റെ ദുഃഖമേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടുന്നു. He only knew one thing about his wife Jolly, and that was that after they got married in 2017, अपनी शादी के 5 महीने बाद साजू को यह पता चल गया था that Jolly was not a professor, as he followed her one day because she was late for college but did not care about the time. And थोड़ा दूर फॉलो करने पर she called into our apartment. But Saju did not say anything to Jolly क्योंकि उसकी फैमिली में पहले से ही इतनी सैडनेस थी, इतना दुख उसकी फैमिली में पहले से ही था. So he did not want to add up to that thing. At the end, Jolly was arrested for 3 murders and बाकी 3 murders को पुलिस प्रूफ करने के लिए अभी भी पूरी कोशिश कर रही है. You can find out a lot through forensic reports these days, है ना. So hopefully बाकी 3 dead bodies भी कुछ clue देंगी. Jolly wasn't the only one who got arrested. Jolly के साथ 2 और लोगों को भी अरेस्ट करा गया. एक वो ज्वेलर जिसने दुकान से साइनाइड भेजा था एंड एक वो डीलर जिसने जॉली को एक्चुअल में वो साइनाइड दिया था. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज वन साइकोपैथ वांटेड प्रॉपर्टी. उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को, हर एक औरत को मार दिया था. एंड नो वन सस्पेक्टेड हर फॉर 17 years बिकॉज शी प्रिटेंडेड टू बी अ वेल फंक्शनिंग मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एंड शी वाज प्रिटी. इट इज वेरी स्कैरी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. आई मीन विद अदर केसेस, और जितने भी केसेस मैं बाहर के कवर करता हूं, या दे आर स्कैरी एंड जितने भी लोग उनमें मरते हैं, आई फील वेरी बैड फॉर देम. पर ये वाला केस स्पेशली मेरे लिए बहुत डरावना है क्योंकि ये इंडिया में ही हुआ है. एंड इंडिया में होने के साथ साथ ये एक नॉर्मल फैमिली के साथ कभी भी हो सकता है. इमेजिन करो एक ऐसा आदमी तुम्हारे घर में जो कि बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है, वो तुम्हारे घर का पूरा ध्यान रखते हैं, दे टेक केयर ऑफ योर फैमिली प्रॉपर्ली, दे टॉक प्रॉपर्ली टू यू. समटाइम्स you cannot even trust that person also. Well, that's about this case. I don't know मुझे केरला से कितने लोग देखते हैं, पर अगर तुम लोग केरला से हो एंड तुम लोगों ने इस केस के बारे में पहले सुना है, so let me know what do you think about this case. And also I'm very sorry if I pronounce any name wrong. Anamma, ठीक है, अनम्मा बोलना भी मेरे लिए इतना हार्ड था पहले, so I'm really sorry. But before you go, I would like to request you to join my channel membership. Joining my channel membership is the best way to support my channel. As you guys probably know and as you have probably seen that none of my videos are monetized. Channel membership करने पर तुम्हें channel member का badge मिलेगा, which was made by me. And there are also 2 emojis which were also made by me. So please consider joining my membership. Thank you. Yeah, with that said, take care of yourself. Please keep your loved one very close to you guys. And subscribe to me before I hit 1 million. And I will see you very, very soon, guys. Bye-bye.